हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय 4 को, ठीक है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 4th यूनिट, यानी कि जो चौथा अध्याय है उसको हम लोग डील करेंगे। अगर इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उसके बारे में पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं कि क्या होता है, वो एक्चुअली में वो होता क्या है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले समझते हैं कि जो ये अध्याय चौथा है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है। हमने अध्याय 2 में, जिसका नाम था बहुपद, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि बहुपद क्या होता है। तो उसी का मॉडिफिकेशन वर्जन है समीकरण। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का। जैसे कि उसका व्यापक रूप होता था, अगर आपको याद हो तो ax² + bx + c। ये क्या होता था, हमारा द्विघात बहुपद होता था। तो अगर किसी भी बहुपद में, किसी बहुपद के आगे अगर हम बराबर का चिन्ह लगा दें, इसको क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह, और इसके आगे कोई भी चिन्ह लिख दें या फिर मतलब कोई भी अचर राशि लिख दें या चर लिख दें, कोई भी अंक लिख दें, या फिर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, a लिख दूँ, b लिख दूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण। बात समझ में आ गई कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण कुछ नहीं होता है, क्या होता है, जो बहुपद होता है, बहुपद का आगे अगर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो क्या होता है, हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके नाम में ही इसका पूरा सार छुपा हुआ है। जैसे कि दो चर मैंने बताया था कि चर क्या होता है, वो मैंने अध्याय 2 में बताया था, जो कि जिसका नाम था बहुपद। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था चर क्या होता है। तो चर वैसी संख्याएं होती है, जैसे कि चर क्या होता है, तो चर वैसी संख्याएं होती हैं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है। जैसे आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे कि x का मान 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। तो ये क्या है, ये बदलता रहता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो जो चर होता है उसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, चलने वाला। जैसे कि a b c ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो चर। तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे उसमें कौन से कितने चर होंगे, दो चर होंगे। यानी कि उसी एक ही क्वेश्चन में x भी होगा, y भी होगा, a भी होगा, b भी होगा, या फिर a होगा, x होगा, यानी कि दो चर होंगे। ठीक है, समझ गए आप। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जो बहुपद होता है वो कई प्रकार के होते हैं घात के हिसाब से। तो घात अगर देखा जाए तो अगर एक घात है, अगर घात के हिसाब से देखा जाए तो अगर एक घात है तो उसको हम लोग बोलते थे रैखिक। क्या बोलते थे, रैखिक। अगर दो घात है तो उसको हम लोग बोलते थे द्विघात। अगर 3 घात है तो उसको हम लोग बोलते थे त्रिघात। अब इसके आगे बहुपद जोड़ लो, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे घात के हिसाब से हमने बांट रखा था। तो वही होता है, अगर मोटा मोटी हम समझें तो क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होंगे और जिसका घात क्या होगा, रैखिक मतलब उसका घात क्या होगा, 1 होगा। और समीकरण मतलब समझ रहे हैं कि बहुपद होगा, उसके आगे बराबर का चिन्ह लगा होगा, और कोई सा भी चर हो सकता है या अचर हो सकता है, यानी कि कोई संख्या हो सकती है या फिर अक्षर हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ ले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि एक ये क्वेश्चन दिया है, उसको हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसको निरूपित करना है, यानी कि उसको व्यक्त करना है, लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यापक रूप। तो उसका व्यापक रूप होता है ax + by = c। ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा
दो चर वाले मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये रैखिक समीकरण का क्या होता है, वो ये व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का क्या मतलब होता है कि जो हमारा समीकरण होगा वो कुछ इसी रूप का होगा, कुछ मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन कुछ तरीके से ऐसे होगा। इसमें क्या है, जहाँ ए एंड बी, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब मान लो अगर मैं ए को जीरो कर दूंगा तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। जो सी है वो भी कांस्टेंट है, जो बी है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि मतलब चर है, नहीं सॉरी अचर है। अचर का मतलब क्या है, ये अंक है, एक है, दो है, यहाँ पे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यहाँ पे भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक चर बच जाएगा, तो दो चर तो रहा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए जो है ये भी जीरो नहीं हो सकता, बी है, बी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया और बी जीरो हो गया तो जो ये वाला चर है एक्स है और ये वाई है, ये दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो उसमें दो चर रहेंगे ही नहीं। तो ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें क्या कितना होना चाहिए, दो चर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एक बुक की। हम यहाँ पे लिखेंगे एक, किसकी बात हो रही है, एक बुक की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत क्या हो गई, एक्स रुपये हो गई, ये मैंने मान लिया, एक्स रुपये मान लिया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें दूसरी बात हो रही है, कलम की बात हो रही है, कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो कलम दूसरा है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक कलम की कीमत y रुपये है। अब यहाँ पे x भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, कोई दो चर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया। अब इसमें को पढ़ते हैं। तो लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, कीमत से 2 गुनी है, लेकिन जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक मतलब x, जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो किसके बराबर है, 2 कलम के, मतलब कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो ये 2 गुनी है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका समीकरण हो जाएगा। हमने 2 चर में इसको व्यक्त कर दिया। आपको मैं एक यहाँ पे एक ये बता देता हूँ कि इधर ये प्लस में था, ये किस में है, प्लस में है, बराबर के उस बगल में प्लस में है। अगर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुणा है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, बराबर के उस साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह विपरीत हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वैसे ही अगर गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए प्रश्नावली 4.2 का 1 का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax दिया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो मैंने व्यापक रूप बताया था, व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यानी कह रहा है कि जो भी नीचे समीकरण दिए गए हैं उसको क्या करना है, व्यापक रूप में लिखना है, व्यापक रूप में लिखना है। उसका से जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और जो c का जो मान है वो हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग व्यापक रूप में लिखेंगे। अच्छा आप ये देखिए व्यापक रूप में क्या हो रहा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो x वाला टर्म है वो भी इधर है, जो y वाला टर्म है वो भी बराबर के इस साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो ये c है, c का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो भी क्या है, बराबर के इस साइड में, और बराबर के उस साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 करना है। तो चलिए वो करते हैं। इधर 0 कब होगा, इसको पहले हम लोग इधर बुला लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस, देखिए अभी मैंने बताया था अगर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 9.3
और 5 पे बार इक्वल टू बराबर तो रहेगा ही। अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप से तुलना करने पर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, व्यापक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का वैल्यू क्या, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ax, यहाँ पे 2x, तो ए का x तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इस x के सामने 2 है और यहाँ x के सामने a है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से y मतलब सॉरी b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान देखिए b के साथ y है और यहाँ पे 3 के साथ y है, तो y के सफिक्स में मतलब प्रफिक्स में यानी कि गुणज, जो गुणज है वो क्या है, 3 है, और यहाँ y का गुणज क्या है, b है, तो b और 3 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ c देखिए प्लस में c है, तो c की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, -9.35 पे बार ये दिया है, तो c का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा -9.35 पे बार, ये दशमलव है, तो ये हो जाएगा माइनस में ये c का मान हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी मान निकल गया। हमें क्या करना था, प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताना था, तो ये a का मान हो गया, b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दिया है तो सेम इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, इस वाले रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहले से कन्वर्ट है, देखिए a मतलब x है, y भी है और ये c भी है, सारा बराबर के इस साइड में और बराबर को साइड में 0 है, हमें इसी के रूप में करना था। अब जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x के का गुणज क्या है, a है, इस x का गुणज क्या है, 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर कितना हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से b से क्या हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, y का प्रीफिक्स है b, और इसका देखिए y का प्रीफिक्स क्या है, 1/5। इसको अगर हम देखें, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1/5 और y ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस वाले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए वही तो है, एक का y का गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, और 5 है तो 5 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि y का जो प्रीफिक्स है मतलब गुणज है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो b का मान हो जाएगा -1/5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। c का मान क्या होगा, -10, क्या हो जाएगा, -10, तो c बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ -10, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस by से तुलना नहीं करेंगे, अब सबसे पहले इसको पहले उस फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे -2x प्लस 3y, और ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अब इसका तुलना करेंगे तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि तुलना करने पर बार बार लिखने का क्या है, कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, देखिए x के सामने क्या है, -2 है, और इस x के सामने क्या है, a है, तो a बराबर हो जाएगा -2। y के सामने क्या है, b है, और इस वाले y के सामने क्या है, 3 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि देखिए ये और ये आपस में बराबर है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये x और x क्या है, बराबर है आपस में, तो x के सामने a है और इसके सामने -2 है, तो a बराबर -2 हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया। c के बराबर कितना हो जाएगा, -6, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं c बराबर, नीचे लिख देता हूँ
सी बराबर हो जाएगा -6 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसको भी सबसे पहले वैसा करेंगे, यानी कि बराबर के उस साइड में 0 करेंगे और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में करेंगे, फिर a और b c d का मान बताएंगे। तो इसको पहले उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, x तो है ही, इसको इधर बुलाते हैं, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो -3y और देखिए c की जगह पर कुछ नहीं है तो c की जगह पर 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 0 जोड़ने से कोई ना कुछ इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसका तुलना करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में और कोई बात नहीं है। देखिए x है, x के सामने क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b की जगह पे कितना है -3, तो b बराबर हो जाएगा -3 और c की जगह पर क्या है 0 है तो 0 लिख लो, तो c बराबर हो जाएगा 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसको वैसे ही करेंगे तो इसको भी मैं कर ही देता हूँ। 2x है तो 2x लिख लेते हैं, ये देखिए माइनस में है -5y, इसको इधर लेके आएंगे बराबर की साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y। अब देखिए इसमें c का टर्म नहीं है, x है y है c नहीं है, तो x y हो गया, c नहीं है, c की जगह पर क्या लिख देंगे 0 और बराबर 0। फिर इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x के यहाँ गुणज में क्या है 2 है और यहाँ पे a है, तो a बराबर हो जाएगा 2 और b के बराबर क्या हो जाएगा 5, तो b बराबर हो जाएगा 5। और ये कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। c बराबर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो c बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां और 8वां, ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, ax प्लस बी वाई पे इसमें बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। अब आप ये कहेंगे कि मैंने 0y क्यों लिखा, देखो ये है यहाँ पे y का टर्म नहीं है, जो y का जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, तो मैंने अपने आप से एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 0y होता है, तो क्या हो जाएगा कि 0 है, 0 का y में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर इसको मैं हटा दूँ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और ये पहले था ही, तो मतलब मैंने इसको अपने पास से एज्यूम कर लिया, मान लिया, जबकि ये इसका क्वेश्चन में इसका कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो इसका हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए x a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 0, तो b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर कितना हो जाएगा 2, c बराबर क्या हो जाएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का मतलब y का टर्म है लेकिन x का टर्म नहीं है, तो हम अपने पास से एज्यूम कर लेंगे, तो 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये उस वाले फॉर्म में हो गया, इस वाले फॉर्म में, तो बस तुलना कर लेते हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 0, तो a बराबर 0, b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ जिससे समझ में आए कि ये है, c बराबर कितना है -2, तो c बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो इसको इधर बुलाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में -2x। अब देखिए इसमें y का टर्म नहीं है, जो y वाला पद है वो इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने पास से मान लेंगे, तो ये प्लस 0y और प्लस 5, इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, बराबर 0 है तो 0। ठीक है, चलिए इसको भी हम जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो -2 लिख देता हूँ, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो b की जगह पे कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा
0 और c बराबर हो जाएगा हमारा, ये 5 है तो 5 हो जाएगा हमारा, और यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप लोग कापी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। और जो हम लोग ये मैथ पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कि हम लोग कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग राजीव प्रकाशन का जो NCERT वाला बुक है उसके उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से या फिर मैथ से संबंधित, मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होता है इस मैथ से संबंधित, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेहनत और एफर्ट दिख रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।